नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील कुमार और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में अगर हम बात करें तो हमने 1857 की क्रांति को देख लिया था, अच्छे से देखा उसको। और एक क्वेश्चन मैंने मेंस पर भी डिस्कस किया था कि उसके नेचर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो किस प्रकार से उसको डील करना है। प्यारे दोस्तों, ये सीरीज हरियाणा पीसीएस के लिए विशेष सीरीज चल रही है और उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ और आपका पीसीएस जो कि 2024 में आने वाला, मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगी। और केवल हम फैक्ट पर बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये उतना ही, जितना कि स्टेट पीसीएस को के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही ये यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात करें तो सबसे पहले हमें इसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल पीटी में फैक्ट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछता है। तो पहले इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, ये बातें हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इसको हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। ये हो गया भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, इसको पढ़ेंगे। इसका बैकग्राउंड यानी कि रीज़न क्या रहा है, इसका फॉर्म यानी कि स्वरूप कैसा है, कंट्रीब्यूशन क्या है भारत में, इसकी बाउंड्रीज सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और मेजर प्रमुख धार्मिक या और यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे हम इसके अंदर। तो क्या पृष्ठभूमि, हम जल्दी से इसको देख जाएंगे एक बार। दोस्तों, आखिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किस लिए हुए? तो प्यारे दोस्त, ब्रिटिश देख सकते हैं औपनिवेशिक शोषण का मूल आधार था, मूल आधार आर्थिक था, परंतु इसने औपनिवेशिक देख सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में भी परिवर्तन किया। यानी कि जो उपनिवेश थे उनकी सामाजिक और धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया, इस वजह से, क्योंकि ये कई बार धर्म परिवर्तन भी कराते हैं जबरदस्ती। तो ये कारण रहा, भारत की संस्कृति को, परंपराओं को ये ब्रेक कर रहे थे, एक ये भी कारण था उदय होने का। ठीक है, दूसरी बात है, ब्रिटेन में दोस्तों औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो कच्चे माल की जरूरत, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी। ठीक है, और तैयार माल जो बना के ला रहे हैं उसके लिए दोस्तों एक बड़े बाजार के रूप में भारत का उपयोग किया, प्रयोग किया, भारत को एक बड़ी मार्केट मतलब इन्होंने बना दिया। तो देख सकते हैं इसके लिए दोस्तों भारत का आर्थिक आधुनिकीकरण करना जरूरी हो गया। ठीक है, आर्थिक आधुनिकीकरण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना। ठीक है, यानी कि मैं कह रहा हूँ प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, है ना, प्रोरोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो ये क्या है, ये इनका क्या था भारत को, ताकि आप आर्थिक रूप से आधुनिक कर सको। ठीक है, तो ये एक कारण रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनके उदय के पीछे क्या रीजंस थे। ठीक है, एक बैकग्राउंड हमने देखा, लेकिन अब हम इसको देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले भारत की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में क्या करना है, ये इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी कि इंटरफेरेंस विद द सोशियो कल्चर स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। दूसरा है ईसाइयत को बढ़ावा देना। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी को क्या कर रहे हो आप, बढ़ावा दे रहे हो, फोर्सफुली, जबरदस्ती आप धर्म परिवर्तन भी करा रहे हो। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा पर बल दे रहे हो, जो कि भारतीय इसे अपने खिलाफ समझते हैं। ठीक है, श्वेत भारांश का सिद्धांत दोस्तों, इसको बोलते हैं द वाइट मैन बर्डन थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ वाइट वेट, इसे या फिर बोल सकते हैं इसको वाइट मैन बर्डन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसके तहत अंग्रेज बोलते हैं कि पृथ्वी पर जो भारतीय हैं ये शासन नहीं कर सकते, इनका कल्याण केवल और केवल अंग्रेज कर सकते हैं। तो एक ये भी बात रहा। पांचवी बात देखेंगे, ब्रिटिशों द्वारा आप देख सकते हैं सामाजिक सुधार हेतु विभिन्न कानून पारित किए गए थे, जैसे सती प्रथा के विरुद्ध कानून पारित किया गया।
और विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया गया। उस टाइम पर जो भारतीय रूढ़िवादी समाज था उसने इसका विरोध किया, ये भी था। उसके बाद है प्राच्यवादियों का प्रभाव। दोस्तों जो प्राच्यवादी थे, जो ये दो प्रकार के लोग थे, एक थे प्राच्यवादी, एक थे आंगलवादी। ठीक है, आंगलवादी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं और प्राच्यवादी दोस्तों जो भारत की परंपरा है, ठीक है, जो प्राचीन परंपरा है उसको प्रोत्साहन करना चाहते हैं, यानी कि वो भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इनका भी प्रभाव रहा, इस वजह से भी ये इस प्रकार के मूवमेंट सामने देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे इन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया, ठीक है, भारतीय अतीत का गुणगान किया, जो रिफॉर्मिस्ट हुए इस टाइम पे, जो सुधारक हुए, ठीक है, भारत का जो अतीत था उसका गुणगान किया, उसकी ग्लोरीफाई को बार बार दिखाने का प्रयास किया और अतीत का गरिमा पर बल देकर उनका ध्यान अतीत की संस्कृति और परंपरा की ओर आकर्षित करना कि हमारी संस्कृति महान थी, ठीक है। तो ये एक, और ये लगातार हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो ब्रिटिश यानी कि जो ब्रिटिश में जो औपनिवेशिक नीतियां थी वो लगातार भारत की संस्कृति को तोड़ रहे थे, ब्रेक कर रहे थे, ठीक है। तो समाज में इन कुरीतियों को दूर करने के लिए दोस्तों ये क्या आया, ये आंदोलन हुआ। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत में आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो कि मानवतावादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, जैसे मान लीजिए कि राजा राम मोहन राय हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, तो ये लोग मानवतावादी थे, ठीक है, मानव को केंद्र में रखकर सभ्यता को देखते थे। तो दोस्तों आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको कई बार आप मिडिल क्लास के नाम से भी जानते हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इनका भी प्रभाव रहा है इस आंदोलन को उदय करने में, इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को आगे बढ़ाया, ठीक है, और नेतृत्व प्रदान किया। उदाहरण के लिए आर्य समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज, ये एक्स के उदाहरण है। पत्र पत्रिकाओं में जो सुधारों से प्रेरित थे, बहुत सारे ऐसे पत्र थे, पत्रिकाएं थी जो सुधारों से प्रेरित थी। इनमें भी क्या था, ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों से प्राप्त किए जाने वाले अपमानजनक व्यवहार का उल्लेख किया जाता था। तो इनसे भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को बढ़ावा मिलता है, ये भी एक कारण रहा। अभी हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की अगर हम बात करें दोस्तों, किस प्रकार से देखने वाले हैं, इसका सामाजिक स्वरूप क्या है, यानी कि फॉर्म ऑफ द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की अगर हम बात करें, कैसा स्वरूप के थे ये, तो दोस्तों ये सामाजिक स्वरूप भी रखते हैं, ये सुधारवादी स्वरूप भी रखते हैं, ये सुधार करना चाहते हैं, चीज़ों में बदलाव करना चाहते हैं, ये मध्यम वर्गीय भी थे, मध्यवर्ती भी थे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नारी मुक्ति भी थे इनका, यानी कि ये फीमेल लिबरेशन की भी बात करते हैं, ठीक है, नारी नारी को आज़ाद करने की बात करते हैं, शैक्षणिक स्वरूप भी था इनका था, और दोस्तों भारत का पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का भी स्वरूप था। तो अगर हम इसकी बात करें एक एक करके देखते हैं कि कैसे ये सामाजिक स्वरूप कैसे था इनका। दोस्तों मूल रूप से ये समाज सुधार आंदोलन था। जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए वो मूल रूप से तो समाज में ही सुधार करना चाहते थे, जो समाज में कुरीतियाँ चली आ रही थी। परंतु दोस्तों समाज में मौजूद कुरीतियों का आप देखेंगे कि समर्थन यानी कि संबंध जो है धर्म के बिना आप देख सकते हैं संभव ही नहीं है, ठीक है। यानी कि जब तक आप समाज में, ठीक है, यानी कि धर्म भी जुड़ा हुआ है उससे दोस्तों, ठीक है, धर्म के बिना समाज में सुधार संभव नहीं है, तो धर्म में भी सुधार होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मूल रूप से इनके समाज को ही सुधारना है। सुधारवादी स्वरूप देख सकते हैं इसका, क्या क्या सुधार करना चाहते हैं भैया, रिफॉर्मिस्ट इनका जो नेचर है क्या है। सुधारकों ने दोस्तों धार्मिक कृतियों और आडंबरों पर चोट किया, बिल्कुल ठीक है, और चाहे वो हिंदू धर्म सुधारक हों या मुस्लिम धर्म सुधारक, सभी ने क्या किया है, अपने अपने धर्म में रहकर धर्म में सुधार की बात कही है। और दोस्तों आप देख सकते हैं धर्म में सुधार की बात कही है, ना कि धर्म को रिफॉर्म करने की या फिर धर्म में सुधार करने की बात कही है, ना कि धर्म को त्यागने की बात कही। ये बात ध्यान रखना है, यानी कि धर्म को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें सुधार करिए, जो उसमें कमियां हैं उनको दूर करने की बात। तो ये सुधारवादी आंदोलन था। मध्य वर्गीय कैसे था दोस्तों, ये मध्यम वर्गीय इसलिए था क्योंकि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए वो मोस्टली मध्यम वर्ग से संबंधित थे। उनके जो नेतृत्वकर्ता थे आप देख सकते हैं वो सामाजिक आधार
मन की वो आप देख सकते हो उनको शिक्षित मध्यम वर्ग के ही थे, ठीक है, ज़्यादातर। और जो लोग बाहर पढ़कर आए थे, राजा राम मोहन राय हो या कोई भी हो, तो उनमें से आप देख सकते हैं कि अधिकांश इनको जो लीड कर रहा था वो मध्यम वर्ग कर रहा था और एजुकेटेड क्लास था। ये लोग पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे, जैसे राजा राम मोहन राय। ये कभी भी जो वेस्टर्न एजुकेशन है दोस्तों उसका विरोध नहीं करते, ठीक है। हाँ, अंधाधुंध वेस्टर्न एजुकेशन का ये जरूर विरोध करते हैं, ठीक है। खैर, हम आगे देखेंगे। इन आंदोलनों का प्रसार भी दोस्तों मुख्य रूप से नगरीय लोगों तक ही सीमित रहा, ठीक है। एक ये भी बात था, मध्यम वर्ग इसको क्यों कहा रहा है, तो ये जो आंदोलन थे वो ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। ये मेनली इनका प्रसार जो रहा है वो मध्यम वर्ग तक रहा था, जहां मध्यम वर्गों लोगों का ही विकास हुआ, ठीक है। आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए दोस्तों सुधारकों ने जिन पत्र पत्रिकाओं का विकास किया उनकी पहुंच भी शिक्षित वर्ग तक थी, केवल क्योंकि पत्र पत्रिका या समाचार पत्र कौन पढ़ेगा, जो जो पढ़ा लिखा होगा। तो गांव तक तो ये पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। ये इनका एक कमी भी रहा है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, ये लोग उच्च वर्गों में प्रचलित प्रथाओं जैसे सती प्रथा जो उच्च वर्गों में प्रचलित थी, सती प्रथा, बहु विवाह हो गया, पर्दा प्रथा आदि की समाप्ति की मांग करते हैं। इस दृष्टि से इन आंदोलन के स्वरूप मध्यवर्ती दिखाई देता है, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो कि ये मिडिल क्लास से रिलेटेड आंदोलन थे। तो ये भी अगर क्वेश्चन भी आता है तो आप इसको बना भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं और पीटी में भी। इन सुधारकों ने दोस्तों वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जाति प्रथा, आडंबर और धार्मिक जो अंधविश्वास थे उन पर भी चोट की, ठीक है। ना केवल ये समाज या धार्मिक सुधार आंदोलन, मैंने बताया कि आप देख सकते हैं कि इसने समाज में जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, जाति प्रथा चली आ रही थी और आडंबर और अंधविश्वास चले आ रहे थे, सुपरफिशियल्स चीज़ें जो थी उनका भी विरोध किया, सुपरफिशियल्स। उसके बाद देखेंगे इन्होंने मानवतावादी और समानता पर बल दिया। ये पहली बात तो मानवतावाद पर बल देते हैं, ह्यूमनिज्म पर बल देते हैं कि सबसे प्रमुख सभ्यता के केंद्र में मानव को रखा जाए। और दोस्तों समानता पर बल दिया, जिससे एकता की भावना आई और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, यानी कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो भी इनकी वजह से दोस्तों आगे बढ़ता है। इस दृष्टि से इन्हें पूर्ण रूप से मध्यवर्ती आंदोलन भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि इन्होंने समानता की भावना का विकास भी हुआ, राष्ट्र की चेतना का विकास भी हुआ इनसे, तो ये भी एक बात रही। खैर, हम आगे देखते हैं, इनको कई बार नारी मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनकर्ता जो थे उनके केंद्र में नारी मुक्ति का चिंतन था, यानी कि वो रियली में महिलाओं को घर से बाहर निकालना चाहते थे। और इसमें आप देख सकते हैं कि मेनली महिलाओं की अधिकारों की भी बात करते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, आपका स्वामी विवेकानंद हुए या फिर आपका रामकृष्ण परमहंस हुए, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम देखेंगे, एक बड़े रिफॉर्मिस्ट थे। समाज में व्याप्त अधिकांश सामाजिक बुराइयां नारियों से जुड़ी हुई थी, चाहे वो सती प्रथा हो, विवाह हो, बाल विवाह हो या फिर विधवा विवाह या फिर पर्दा प्रथा। तो प्यारे दोस्त, ये जितनी भी थी सामाजिक जो सुधार आंदोलन हुए वो समाज में ज़्यादातर जो चीज़ें थी, बुराई जो थी वो नारियों से ही तो जुड़ी हुई थी, ठीक है। आप देख सकते हैं सती प्रथा मैंने बताया है ना, बहु विवाह, बाल विवाह, आप देख सकते हैं विधवा विवाह या फिर पर्दा प्रथा। तो इसके केंद्र में नारी मुक्ति आंदोलन था, ठीक है, ये कह सकते हैं इसके केंद्र में नारी मुक्ति था। तो ये भी एक याद आपको रखना है। उसके बाद देखेंगे सामाजिक सुधारकों ने दोस्तों इन कुरीतियों पर चोट की और नारी मुक्ति का प्रयास, साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने शिक्षित और स्वावलंबन बनाने पर भी बल दिया, यानी कि महिलाओं को शिक्षित करने पर भी इन्होंने फोकस किया। अब बात आती है कि भाई कई बार पूछ लेता है कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्या इनका नेचर एजुकेशनल था, क्या ये शिक्षा से जुड़े हुए थे, क्या ये शिक्षा की बात करते हैं? तो प्यारे दोस्त जरूर, सभी सुधार आंदोलनों में दोस्तों शिक्षा पर बल दिया। जैसे आप कह सकते हैं सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना, अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना। इसी प्रकार राजा राम मोहन राय ने दोस्तों कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उसी तरह दोस्तों आर्य समाज ने शिक्षा के विकास के लिए डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो विद्या, ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी। तो इस प्रकार से आप इनको शैक्षणिक स्वरूप का भी कह सकते हो। अब बात आती है, क्या ये पुनर्जागरण स्वरूप रखते थे, फिर से जागना,
पुनर्जागरण का मतलब क्या है? फिर से जागना, ताकि हम अपनी चीज़ों को समझ सकें। तो दोस्तों रेनेसां क्या ये पुनर्जागरण की बात करते हैं? तो देखते हैं दोस्तों, 19वीं शताब्दी में भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पाश्चात्य विचारों से दोस्तों ये प्रभावित थे। पहली बात तो ये है कि ये जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे, वेस्टर्न आइडियाज़, मॉडर्न एजुकेशन, इनसे ये प्रभावित थे। और इन्होंने दोस्तों कानूनों के माध्यम से सुधारों पर भी बल दिया, जैसे सती प्रथा निरोधक कानून लेकर आ गई है, ठीक है। तो ये रिफॉर्मिस्ट कैसे है, देख सकते हैं। जिस तरह दोस्तों यूरोप में पुनर्जागरण में जो पुनर्जागरण हुआ यूरोप में, तो वहाँ पर मानवता की बात की, तर्क की बात की गई, विवेक की बात की गई, लौकिक जीवन पर बल दिया गया। लौकिक, लौकिक मतलब ये जो जीवन है, ठीक है, इस लोक की, परलोक की बात नहीं की गई वहाँ पर। यानी कि जो हमने देखा ही नहीं है, वो परलोक की बात वहाँ पर नहीं की गई। इसका मतलब ये था दोस्तों, लौकिक जीवन पर बल दिया गया और अतीत से प्रेरित होकर दोस्तों आधुनिक, और अतीत से प्रेरित होकर आप देख सकते हैं प्रेरणा लेकर आधुनिक, यानी कि दोस्तों वर्तमान और जो भविष्य में आने वाला है, जो आधुनिक, अभी वर्तमान में और भविष्य में, तो दोस्तों जीवन के निर्माण की बात कही, ठीक है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों भारत में भी सुधार आंदोलन ने मानवता, उदारता आदि पर बल दिया, विभिन्न आडंबरों कर्मकांडों का विरोध किया। और दोस्तों इस प्रकार से विभिन्न कर्मकांडों का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। तो आप इनको कह सकते हो कर्मकांडों का दोस्तों, जो तर्क के आधार पर खंडन किया। जितने भी कर्मकांड थे कि भाई आप मूर्ति पूजा की बात करते हैं, तो मोस्टली सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन थे वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, है ना, मोस्टली। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए तर्क के आधार पर बात की, जैसे मान लीजिए बाल विवाह को इन्होंने बोला कि चिकित्सा विज्ञान के आधार पर भी हानिकारक है ये। अगर मान लो चिकित्सा विज्ञान, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साइंस जो है, वो जो आपका कह सकते हैं कि अगर मान लो किसी अ, महिला का कम एज में शादी होते है, तो उसका शरीर उसको एडॉप्ट नहीं कर पाता, वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है आगे चलकर। तो इस प्रकार पर भी इन्होंने बताया कि भाई ये इस प्रकार से भी गलत है, ठीक है। तो हानिकारक भावना आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के रूप में देखा जा सकता है। तो ये पुनर्जागरण क्यों था, ठीक है, फिर से जागने की बात क्यों करता है? सही सर सैयद अहमद कहाँ है? उसके बाद देखेंगे, हालांकि यह भारतीय पुनर्जागरण सामाजिक सुधार आंदोलनों पर बल देता है, जबकि यूरोपीय पुनर्जागरण ऐसे तत्वों जैसे भौगोलिक खोजों पर बल देता है, आविष्कारों पर बल देता है, कला के विकास आदि पर बल देता है। तो ये थोड़ा सा आपको अंतर भी याद रखना कि भारतीय पुनर्जागरण और जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ उसमें क्या अंतर है। योगदान की अगर हम बात कर लें, योगदान या फिर महत्व, योगदान या फिर इनका महत्व की अगर हम बात करें, तो देख सकते हैं दोस्तों भारत में आधुनिकरण का प्रवर्तन दोस्तों इनकी वजह से हुआ। आधुनिक भारत का निर्माण इनकी वजह से हुआ, ठीक है। भारत में राष्ट्र की भावना का विकास, राष्ट्रता की भावना का विकास इनकी वजह से हुआ। भारतीय समाज में कठोर जाति व्यवस्था थी, धार्मिक कर्मकांड, पुरोहितवाद पर चोट किया इन्होंने, महिलाओं की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए इन्होंने, और समाज को एक नया आकार दिया दोस्तों, एक नया स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया, एक नया शेप दिया समाज को, ठीक है, एक न्यू शेप प्रोवाइड कराए। ये आप देख सकते हो, ठीक है, ए न्यू शेप टू इंडियन सोसाइटी। तो इनका एक बड़ा योगदान ये रहा है। उसके बाद है, इसने सामंती सामाजिक मूल्य जो समाज में सामंती मूल्य थे दोस्तों, उन पर भी चोट पहुंचाई। जैसे कह सकते हो आप कि लिंग के आधार पर भेद, जेंडर के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है महिला और पुरुष के आधार पर, ठीक है, तो इसको भी इन्होंने चोट पहुंचाया और इसको कम करने का प्रयास किया, क्योंकि इन्होंने समानता पर बल दिया। जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि का इन्होंने दोस्तों कह सकते हैं विरोध किया और राष्ट्रवाद का विकास किया। भारतीयों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना पैदा कर दी दोस्तों इन्होंने, ठीक है, जो आगे चलकर आप देखते हैं कि लोगों में स्वतंत्रता और समानता की भावना जागृत करता है, ठीक है। शिक्षा पर विशेष बल दिया दोस्तों इन्होंने, पत्र पत्रिका शिक्षा पर विशेष महत्व देने के लिए दोस्तों ये पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे। जैसे, ठीक है, संपर्क में वृद्धि होगी, जिससे लोगों को संपर्क में वृद्धि होगी, राजनीतिक रूप से जागरूक होंगे, सामाजिक रूप से जागरूक होंगे। परिणाम स्वरूप इसने दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रकार से आधार बेस निर्मित कर दिया। उसके बाद कह सकते हैं आप अगला, धार्मिक कर्मकांड और पुरोहितवाद पर चोट
करके इन्होंने दोस्तों धर्म का सरलीकरण कर दिया कि कोई भी धर्म, कर्म कांडों की बात, कर्मकांड सभी धर्मों में कर्मकांड जो होते हैं वो बेकार होते हैं, ठीक है। जिससे दोस्तों जातीय बंधन टूटे और एकता की भावना पर बल दिया गया, जिससे राष्ट्रीय चेतना के विकास को बल मिला। इन आंदोलनों ने दोस्तों आप देख सकते हैं नारी मुक्ति के लिए अनेक प्रयास किए थे। सती प्रथा को बैन करा दिया, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह के लिए बात की, कानून पारित हुए। इसके बाद आप देखेंगे इसकी सीमाएं क्या रही हैं, परंतु दोस्तों क्या इनकी कुछ सीमाएं रही हैं? तो सीमाएं भी रही हैं। 19वीं शताब्दी में दोस्तों जो सुधार आंदोलन हुए, ठीक है, उन आंदोलनों का सामाजिक आधार जो रहा है वो मध्यम वर्ग था और नगरों तक ही ये सीमित रहे। इसका मतलब ये दोस्तों, ये ग्रामीण के एरिया में नहीं फैल पाए। ये अनएजुकेटेड पीपल्स जो थे, जो अशिक्षित लोग थे, उनमें अपनी पैठ नहीं बना पाए, इसमें ये विफल रहे। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कुछ सुधारक ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने वेदों की श्रेष्ठता पर बल दिया कि वेद ही महान है। वेदों को उन्होंने महान बताया, ठीक है। जैसे वेदेतर विकास को दोस्तों अस्वीकार कर दिया। वेदों के बाद का जो विकास हुआ उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जबकि वैदिक परंपरा भी पुरानी हो चुकी है। जबकि ये जो बात है, ठीक है, अतः अतीत पर दोस्तों ये अत्यधिक बल देते हैं, अर्थात हिंदू धर्म के संदर्भ में दोस्तों अतीत का गुणगान करते हैं ये। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं इसका लिमिटेशन है। उसके बाद और दोस्तों मध्यकाल को अवनति के रूप में दिखाते हैं। ये जो मध्यकाल रहा है, जो कि आपका मुगल एज रहा है या फिर जो दिल्ली सल्तनत काल रहा है, उसको ये अवनति के रूप में, यानी कि भारत के लिए एक डार्क एज के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं और प्राचीन काल का गौरवगान करते हैं। तो ये भी एक क्या है, थोड़ा सा ठीक नहीं मिलता। जिससे जिससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप को देख सकते हैं आप, सांप्रदायिकता को बल मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सुधारकों ने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को तो उठाया, कुछ महत्वपूर्ण जो सामाजिक समस्या थी, परंतु दोस्तों अन्य समस्याओं को की उपेक्षा कर दी। जैसे मान लो समाज में जो छुआछूत था, है ना, इसके लिए कोई विषय, इस पर कोई बात नहीं की गई। समाज में जो लगातार अनटचेबल टी चल रहा था, इस पर कोई बात नहीं किया, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण जो धर्म था, और दोस्तों धर्म धर्म जो था, आप देख सकते हैं पुनर्जागरण वो धर्म और दर्शन तक सीमित था। जबकि यूरोप का जो पुनर्जागरण था कला के क्षेत्र में, आविष्कार के क्षेत्र में, वो बहुत उसका क्या है, एक एरिया रहा था। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। और दोस्तों आप देख सकते हैं अगला कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग के पाश्चात्य और प्राच्य के बीच विभाजन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है एक रहे कारण रहे, और मैंने इसका स्वरूप बताया। आप क्वेश्चन पूछ लेता है कि 19वीं शताब्दी में भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के महत्व की दोस्तों समीक्षा करें या आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। रिव्यू और क्रिटिकल इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर सकारात्मक बात करेंगे कि किनका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है, फिर इसका नकारात्मक योगदान यानी कि दोस्तों लिमिटेशंस पर हम बात करेंगे, और इस प्रकार से निष्कर्ष पर हम बात करेंगे। तो इस प्रकार आपको ये इसका फ्रेमवर्क हो जाएगा, कैसे आपको ये लिखना है ये भी पता चल जाएगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।